वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से 40 तक करवाए जा रहे हैं और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले इसमें ये कि द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो बेसिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाता है कि कैसे जॉब टास्क जो है वो फॉर्मली तौर पे डिवाइड किया जाता है, उनको ग्रुप किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है और कोऑर्डिनेट किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि विजुअली तौर पे दिखाता है इस डिवीजन को, ग्रुपिंग को और जो कोऑर्डिनेशन होती है इन तमाम चीज़ों को। सो डिज़ाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिज़ाइन जो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, सो मैनेजर्स को लाजमी तौर पे डिसाइड करना होता है कि कैसे डिवाइड करेंगे जो भी ओवरऑल टास्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसिवली स्मॉलर जॉब्स के अंदर। सो मैनेजर को लाजमी डिसाइड करना पड़ता है जो बेसिस होती है जिसके ज़रिए ग्रुप दिया जाता है, ग्रुप किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है इंडिविजुअल जॉब्स का। और मैनेजर को लाजमी डिसाइड करना होता है अप्रोप्राइट साइज़ जो है ग्रुप का, जो कि रिपोर्ट करेंगे हर सुपरवाइज़र को, और मैनेजर को लाजमी डिस्ट्रीब्यूट करना होती है अथॉरिटी जो है वो जॉब्स के दरमियान। इसके बाद है थ्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, तीन तरह की रिलेशनशिप है। एक तो डायरेक्ट सिंगल है जो कि एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के दरमियान होता है। डायरेक्ट ग्रुप होता है जो कि एक मैनेजर और जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशन होता है सबऑर्डिनेट्स का उनके दरमियान, और क्रॉस होता है सबऑर्डिनेट्स के दरमियान और जो दूसरे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके दरमियान। वर्क स्पेशलाइजेशन की हम बात करते हैं तो 20 सेंचुरी यानी कि जो पिछली सदी गुजरी है इसके शुरू के अंदर हेनरी फोर्ड ने यूज़ किया इस कॉन्सेप्ट को असेंबली लाइन के अंदर, जहाँ पे हर फोर्ड वर्कर जो है, जो फोर्ड कंपनी है गाड़ियों की, उसको असाइन किया गया एक स्पेसिफिक रेपिटेटिव टास्क, ऐसा टास्क जो कि एक ही टास्क था और वो बार बार होने वाला था। तो ब्रेक किया गया जॉब्स को स्मॉल स्टैंडर्डाइज टास्क के अंदर। और फॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं, इससे मुराद ये कि किस हद तक जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्डाइज होती हैं और किस हद तक जो है एम्प्लॉय बिहेवियर जो है उसको गाइड मिलती है रूल्स और प्रोसीजर्स के ज़रिए। नाउ द चेन ऑफ कमांड, ये जो है कंटिन्यूस लाइन है अथॉरिटी की जो कि एक्सटेंड होती है अपर लेवल से ऑर्गेनाइजेशन के लोएस्ट लेवल तक, और क्लैरिफाई करती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और ये हेल्प करती है एम्प्लॉय को आंसर देने में क्वेश्चन जैसे कि हु डू आई गो इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि कहाँ आया मैं जाऊँ जब मुझे प्रॉब्लम हो, एंड टू होम आई एम रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और स्पैन ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं तो कितने एम्प्लॉयज़ जो एक मैनेजर जो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर। और कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे लो डिग्री होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन की, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, अथॉरिटी सेंट्रलाइज होती है सिंगल पर्सन के अंदर, और फॉर्मलाइजेशन बहुत कम होती है। ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हाईली रूटीन ऑपरेटिंग टास्क के साथ होता है जिनको अचीव किया जाता है स्पेशलाइजेशन के ज़रिए। रूल्स बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज होते हैं, रेगुलेशन होती है, टास्क जिनको ग्रुप किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, एंड डिसीजन मेकिंग जो है जो कि फॉलो करता है चेन ऑफ कमांड को। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट करता है डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी और कंबाइन करता है फंक्शनल और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन दोनों को। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिजेक्ट करता है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड है कि एक ही से डायरेक्शन मिलेगी एक सबऑर्डिनेट को, ये इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो है फॉर्मल सिस्टम होता है टास्क का और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का, जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो कॉपरेट करें और एक दूसरे के साथ मिल के काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनफॉर्मल सेट ऑफ वैल्यूज़ और नॉर्म्स है जो कि कंट्रोल करता है कि कैसे लोग और ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, अंदर भी और बाहर भी ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की बात की जाए तो ये सिलेक्शन है और मैनेजमेंट है बहुत से डायमेंशंस का स्ट्रक्चर के और कल्चर का कि अचीव किया जाए गोल्स को। फोर्थ सिम्टम्स हैं और स्ट्रक्चरल वीकनेस के, वो है एक तो डिले होना,
डिसीजन मेकिंग के अंदर, और पुअर क्वालिटी की डिसीजन मेकिंग होना। अब डिसीजन मेकिंग तो हो रही है लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब है, और लैक ऑफ इनोवेटिव रिस्पॉन्स होना ताकि चेंज लाया जा सके एनवायरनमेंट के अंदर, और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होना, हाई लेवल का होना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं तो करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और मॉनिटर करने के लिए थ्रेट कंपनी को लाजमी शुरू करना होता है एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ एनवायरनमेंट की जिसके अंदर फर्म जो है वो ऑपरेट करती है, और मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अंदर तमाम एक्टर्स और फोर्सेस जो है होती हैं जो कि आउटसाइड है मैनेजमेंट के, जो कि अफेक्ट करती है मैनेजमेंट की एबिलिटी को कि डेवलप किया जाए और मेंटेन किया जाए सक्सेसफुल रिलेशनशिप उसके तमाम फैक्टर्स के साथ। सो एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी होती है, ये वहाँ होती है जहाँ पर मैनेजर्स के पास बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है एनवायरमेंटल इवेंट्स के बारे में और जो उनका इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सो नंबर ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग को। एनवायरमेंटल डायनामिज्म की बात करते हैं, इससे मुराद ये होता है कि किस हद तक कंपोनेंट जो है चेंज होते हैं। नाउ द टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस। अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वर्क प्लेस के अंदर, तो हमने डिफ़ाइन किया टेक्नोलॉजी को, पहले भी आपके हैंड आउट में देखेंगे तो वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र करती है उसकी इनपुट्स को आउटपुट के अंदर। सो टुडे ये जो है वाइडली यूज़ इसको किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट जो कि यूज़ करते हैं सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स ताकि प्रोड्यूस किया जाए आउटपुट को। सो सारी बातें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ही आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, चीज़ों को बनाया जा रहा होता है। नाउ द प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि कंसिडर हाउ थिंग्स वुड बी डन इफ़ यू कुड इंस्टॉल ऑल ओवर फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि कैसे चीज़ों को किया जाएगा अगर आप स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, बिल्कुल एक तरह से ज़ीरो से जिसे हम कह सकते हैं। और ये आता है प्रोसेस से ऑफ टेकिंग अपार्ट एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और डिज़ाइन करना बेटर वर्जन। जो तीन की एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है कि आइडेंटिफाई करना एक ऑर्गेनाइजेशन की डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, असिस करना कोर प्रोसेस और रीऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टली प्रोसेस के ज़रिए। और कोर प्रोसेस ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, लेबर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर जो कि कस्टमर वैल्यू देता है। री इंजीनियरिंग रिक्वायर करती है मैनेजमेंट को कि रीऑर्गेनाइज करें हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस के अराउंड। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की हम बात करते हैं तो डाउन साइजिंग में क्या है कि रिड्यूस किया जाए साइज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन का सेल करते हुए या क्लोज डाउन करते हुए यूनिट्स को या फिर प्रोडक्ट लाइन ताकि इंक्रीज़ किया जाए प्रॉफिटेबिलिटी को। इसके अलावा मर्जर्स और एक्विजिशन होते हैं, मर्जर में दो फर्म्स आपस में मिलती हैं और नई फर्म बना लेती है, जैसे कि सोनी इरेक्सन एक बहुत फेमस एक मर्जर था इस सेंचुरी के शुरू के अंदर। और एक्विजिशन की हम बात करते हैं तो एक फर्म दूसरी को एक्वायर कर ली थी, जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। उसके बाद ये कि व्हाट्स एन ई ऑर्गेनाइजेशन। अब ई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इससे मुराद एप्लीकेशन होती है ई बिज़नेस कॉन्सेप्ट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ई बिज़नेस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वर्क स्पेस डिज़ाइन की बात करें, इसके अंदर साइज़ है, साइज़ से मुराद क्या है, इसको कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि स्क्वायर फीट पर एम्प्लॉई। और अरेंजमेंट होता है, इससे मुराद डिस्टेंस होता है लोगों के दरमियान और फैसिलिटीज़ के दरमियान। वर्क डिज़ाइन ऑप्शंस होते हैं, जॉब रोटेशन होती है, इससे मुराद पीरियोडिक शिफ्ट होती है वर्कर की एक टास्क से दूसरे टास्क तक। जॉब एनलार्जमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होना जॉब का। जॉब एनरिचमेंट यानी कि वर्टिकल एक्सपेंशन होना जॉब का। और वर्क स्केड्यूल ऑप्शंस के अंदर फ्लेक्स टाइम है, यानी कि एम्प्लॉयज़ वर्क जो है ड्यूरिंग अ कॉमन कोर टाइम पीरियड ईच डे, लेकिन उनके पास डिस्क्रिशन होती है, यानी कि उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। जो एक ज़ाहिर बात है नॉर्मल जो रूटीन के आवर्स होते हैं हमारे यहाँ जो 9 to 5 है, उनकी कुछ मर्ज़ी भी शामिल होती है। और जॉब शेयरिंग की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो स्प्लिट कर लेते हैं 40 आवर्स अ वीक जॉब जो है आपस में बांट लेते हैं, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ ने काम जो है उसको शेयर कर लिया आपस में। और टेलीकम्यूटिंग की बात करते हैं तो एम्प्लॉई जो है वो वर्क करते हैं अपने ही घर में रहते हुए कंप्यूटर के ऊपर जो कि लिंक होता है उनके ऑफिस के साथ। नाउ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो मैनेजेरियल फंक्शन है जो कि ट्राई करता है मैच करना ऑर्गेनाइजेशन की नीड स्किल्स और एबिलिटीज़ के साथ उसके एम्प्लॉयज़ की, यानी कि जो स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की उसको मैच करते हुए ज़ाहिर बात है नीड्स को पूरा किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की। अब स्टाफिंग की एचआरएम की जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, उसके अंदर
स्टाफिंग आ जाता है, लोगों को हासिल किया जाए, रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनकी की जाए, लोगों को प्रिपेयर किया जाए वर्क के लिए, मोटिवेट किया जाए, उनको स्टिमुलेट किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, लोगों को रोका जाए, यानी कि वो रहें ऑर्गेनाइजेशन में बरकरार। सक्सेसफुल एचआरएम की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो हाई लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हायर एनुअल सेल्स पर एम्प्लॉय होना और हाई मार्केट शेयर होना, ये होता है अगर सक्सेसफुल एचआरएम होगी। एम्प्लॉय की हम बात करें तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, एम्प्लॉय जॉब की वेजेस ज़्यादा होंगी। और सोसाइटी की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट होगी और एथिकल गाइडलाइन भी मजबूत होगी। और जॉब एनालिसिस की बात करें तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कलेक्ट किया जाता है और की जाती हैं जजमेंट, तमाम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में होती है। और स्टेप्स जो होते हैं इसके अंदर वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ होगी, और उसके बाद ये कि रिलेवेंट रिव्यू किया जाता है रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद ये कि सेल्स रिप्रेजेंटेशन पोजीशन रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन के एनालाइज किया जाए, सॉरी सिलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को एनालाइज किया जाए, क्योंकि जो है बहुत सी जो है सिमिलर जॉब होती हैं कि उनको एनालाइज किया जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम को एनालाइज कर लिया जाए। और सिलेक्ट किया जाता है, सॉरी एनालाइज किया जाता है जॉब को कलेक्ट करते हुए डेटा जॉब एक्टिविटीज़ के ऊपर, एंड रिक्वायर करता है ये एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, वर्किंग कंडीशन, ह्यूमन ट्रेड्स और एबिलिटीज़ जो कि ज़रूरत होती है परफॉर्म करने के लिए जॉब। रिव्यू करना और वेरीफाई करना जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन जॉब इनकम्बेंट्स के साथ, ताकि कंफर्म करें कि वो जो है फैक्चुअली तौर पर करेक्ट और कंप्लीट भी है, और डेवलप करें एक जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जो है जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन से। अब जॉब एनालिसिस मेथड की हम बात करें तो जॉब एनालिसिस ट्रेडिशनली तौर पे किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से, और फर्म जो है वो डिफ़र करती हैं उनकी नीड के अंदर और जो रिसोर्सेज जो उनके पास होते हैं जॉब एनालिसिस करने के लिए। सो जो मेथड्स है कलेक्ट करने के लिए जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से आए, तो इंटरव्यू के ज़रिए आती है इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चनियर के ज़रिए एक सवालनामा होता है एक तरह का, ऑब्जर्वेशन लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाता है देखकर उनको, पार्टिसिपेंट्स डायरी या लॉग डायरी होती है पार्टिसिपेंट्स के पास, और क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक, क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो नंबर्स आ जाते हैं। इसके अलावा यूज़ करना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जो जॉब एनालिसिस का आउटकम है वो क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है इसमें, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टास्क के हवाले से, ड्यूटीज़ के हवाले से, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जॉब की। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन होती है जो कि एक शख्स के पास होनी चाहिए ताकि परफॉर्म करे जॉब, जो कि इंक्लूड है जॉब स्पेसिफिकेशन में। इवैल्यूएशन की बात करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन की ये प्रोसेस है। जो वर्थ है जॉब की उसको आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड अपॉन जो जॉब कंपेरेबिलिटी और उसकी जो वर्थ होती है उसकी बेस के ऊपर। करियर की बात करें तो इसको डिफाइन किया जाता है जनरल कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि एक पर्सन चूज़ करता है कि वो परस्यू करे उसकी ख़ुद की जो भी वर्किंग लाइफ है उसके थ्रू आउट। इसके अंदर करियर प्लानिंग है, करियर पाथ है, करियर डेवलपमेंट हो गई, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेथड हो गए, और जो चैलेंजेस आते हैं करियर डेवलपमेंट में और चैलेंजेस को पूरा किया जाए इफेक्टिव करियर डेवलपमेंट की। सेल्फ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जब एक एम्प्लॉयर रूटीनली तौर पे ऑफ़र नहीं करता डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आपने अगर कभी जॉब की है या आप करेंगे, तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो ऑफ़र ना करे रूटीनली तौर पे डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो एसेंशियल होता है एम्प्लॉय को कि वो वर्कआउट करें ख़ुद से अपने डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, तो सिर्फ वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और कई सारी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं करते ऑफर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को ख़ुद जो है ज़ाहिर बात है वर्कआउट करना चाहिए उनका जो डेवलपमेंट प्लान है उसके ऊपर। करियर इम्पैक्टेड लाइफ स्टेजेस की बात करें तो हर एम्प्लॉय का करियर जो वो गुजरता है स्टेजेस के ज़रिए, जो कि इन्फ्लुएंस करता है नॉलेज को भी और जो प्रेफरेंस होती है वेरियस ऑक्यूपेशन के लिए। ग्रोथ स्टेज होती है जो कि रफली तौर पे 14 से लेकर बर्थ से लेकर 14 तक होती है, और उसके बाद एक्सप्लोरेशन स्टेज आ जाती है जो कि 15 से लेकर 25 की एज तक होती है। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज होती है 25 से 44 तक आ जाती है, और मेंटेनेंस स्टेज होती है 45 से 65 तक होती है, और फिर आखिर में जो है डिक्लाइन स्टेज आ जाती है जो कि रिटायरमेंट जो है ज़ाहिर बात है एक रियलिटी बन जाती है, और ज़ाहिर बात है
डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और ये फ्रिक्वेंटली तौर पे एक पीरियड होता है, एडजस्टमेंट का पीरियड होता है। सो डेफिनेशन जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वो क्या है कि कल्चर जो होता है सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, जो कि हेल्प करता है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंडरस्टैंड करने में कि कौन से एक्शंस कंसिडर किए जाते हैं एक्सेप्टेबल और कौन सा अनएक्सेप्टेबल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, और उस कल्चर के मुताबिक ही कई सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्टेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और कई सारे ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। जिस तरह किसी कंट्री के कल्चर के अंदर एक्शंस कई सारे एक्सेप्टेबल होते हैं और कई सारे नहीं होते, इसी तरह और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब उसमें सही चीज़ें भी हो सकती हैं एक्सेप्टेबल, गलत चीज़ें भी एक्सेप्टेबल होती हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर। सो डू ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिफॉर्म कल्चर? अब क्या एक जैसा कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का? तो एक डोमिनेंट कल्चर होता है जो कि ज़ाहिर बात है कोर वैल्यू एक्सप्रेस करता है, जो कि मेजोरिटी का होता है। एक डोमिनेंट कल्चर होता है। वैसे हर किसी का अपना भी ज़ाहिर बात है कल्चर और सब कल्चर भी हो सकते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ही उसका देखा जाए तो डोमिनेंट कल्चर है। और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर भी होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर, और वो ज़्यादा डायरेक्टली रिलेट करता है रिड्यूस करने से टर्नओवर को। और ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू जो है वो दोनों जो है इंटेंसली हेल्ड और वाइटली तौर पे उनको शेयर किया जाता है, इनके कॉमन होती हैं वो। कल्चर फंक्शन की बात करें तो इसके जो है वो एक बाउंड्री डिफाइनिंग रोल है, ये क्रिएट करता है डिस्टिंक्शन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी के दरमियान भी। कल्चर एज अ लाइबिलिटी भी है, कल्चर एज अ लाइबिलिटी भी देखा जाता है, ये बैरियर होता है चेंज का, क्योंकि जब कल्चर को एक फॉलो करते हैं लोग तो लोग चाहते हैं कि यही कल्चर चलता रहे, चेंज ना आए, हम तब्दीली नहीं चाहते। तो ये बैरियर का भी काम करता है एक तरफ। दूसरा ये कि बैरियर है डाइवर्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि हमारे ही जैसे लोग आएँ, नए तरह के लोग ना आएँ। एक एथनिसिटी के लोग हैं या अब सिर्फ मेल ही हैं तो वो ये चाहेंगे कि फ़ीमेल कोई ना आए। तो इस तरह से जो है वो ज़ाहिर बात है चेंज अगर लाया जा रहा है तो चेंज के लिए ये बैरियर बन जाता है। इसके अलावा एक्विजिशन के अंदर भी बैरियर आता है और मर्जर्स के अंदर भी ये बैरियर्स आ सकता है। किस तरीके से एम्प्लॉयज़ जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं कल्चर को स्टोरीज़ के ज़रिए। ज़ाहिर बात है जब वो स्टोरीज़ सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर के बारे में कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, तो इससे भी। इसके अलावा रिचुअल्स के ज़रिए भी रेपिटेटिव जो सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज़ का, बार बार एक चीज़ हो रही है, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा लैंग्वेज, यानी कि जिस तरह की ज़बान ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट करेंगे, देखते हैं आप किसी भी मतलब मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात कर रहे होते हैं। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल है तो वहाँ इनफॉर्मल तरीके से, तो मतलब डिफरेंट तरीके से लोग बात कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है। अब किसी शॉप के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ज़ाहिर बात है किसी बैंक में वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तो लैंग्वेज का फ़र्क होता है। इसके अलावा जो मटेरियल सिंबल्स होते हैं उनका भी फ़र्क होता है। एंड कीपिंग कल्चर अलाइव, अब किस तरीके से अलाइव रखा जाए, ज़िंदा रखा जाए कल्चर को। तो पहली चीज़ तो है सिलेक्शन। ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो फिट हों ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। ऐसों को ना सिलेक्ट किया जाए, ज़ाहिर बात है जो फिट ही ना हो सकें, तो फिर क्या होगा, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बरकरार नहीं रहेगा। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो हेल्प करें इस्टेब्लिश करने में बिहेवियरल नॉर्म जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है। और सोशलाइजेशन के ज़रिए ऐसा प्रोसेस जो कि हेल्प करे न्यू एम्प्लॉयज़ को कि वो अडॉप्ट करें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसके मुताबिक ढल जाएँ एक्चुअली वो। अब कैसे चेंज किया जाए कल्चर को? तो अगर ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो कि सपोर्ट नहीं करता गोल्स को, स्ट्रेटजी को एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको लाजमी तौर पे चेंज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गोल्स से हट के है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है तब भी उसी कल्चर में चलने, नहीं, तो फिर चेंज होना चाहिए। और मर्जर और एक्विजिशन जो है इससे जनरली तौर पे होता है क्या कि कल्चर के अंदर चेंज आता है। अब दो फर्म्स आपस में मिलकर नई फर्म बना दी, ऑब्वियसली बात है उससे तो कल्चर चेंज होगा। इसी तरह से एक फर्म ने दूसरी फर्म को एक्वायर कर लिया तो उससे भी चेंज आएगा कल्चर के अंदर। और जो गाइडलाइन है मैनेज करने के लिए कल्चरल डाइवर्सिटी, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पे क्या करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए और वैल्यू देना चाहिए जो वैरायटी ऑफ ओपिनियन है और इनसाइड है, मतलब कई सारी ज़ाहिर बातें ओपिनियन होती हैं उसकी। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को लाजमी तौर पे क्या करना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो फॉस्टर करना चाहिए हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन हर किसी के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के पास लाजमी तौर पे एक वेल आर्टिकुलेटेड और वाइडली अंडरस्टूड जो है वो मिशन भी होना चाहिए। नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अब ये जो है मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की जो कि
अवे है उसकी प्रेजेंट स्टेट से और कुछ फ्यूचर स्टेट की तरफ है, ताकि इंक्रीज़ किया जाए उसकी इफेक्टिवनेस। और जो फोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की, इसके अंदर शामिल है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, ग्लोबल फोर्सेस, डेमोग्राफिक, सोशल और एथिकल फोर्सेस वगैरह भी आ जाती हैं। नाउ द चेंज, अब चेंज की हम बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं चेंज की, तो हमारा मतलब क्या होता है कि एक अल्ट्रेशन हो जाना ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर, प्रोसेस के अंदर, या फिर कुछ दूसरे अटैम्प्ट, ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को कि वो डिफरेंटली बिहेव करें, डिफरेंटली तौर पे वो बिहेव करेंगे। जब चेंज होगा तो डिफरेंटली बिहेव करेंगे। और जो फोर्सेस है चेंज के लिए वो क्या है, चेंजिंग नेचर होना वर्क फोर्स की, जो उनकी नेचर में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी जो है ज़ाहिर बात है चेंज हो रही है, उससे चेंज हो रहा है। कंपटीशन चेंज हो रहा है। और जो सोशल ट्रेंड है ज़ाहिर बात है, जो सोशल ट्रेंड है पास्ट जनरेशन के दरमियान वो कुछ बताते हैं चेंज, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करना होता है। और एक्सपेंशन हुआ है इंटरनेट का। बेबी बूमर्स जो है वो रिटायर हो रहे हैं, यानी बेबी बूमर्स से मुराद वो लोग हैं जिनकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदाइश हुई थी, वो लोग बेबी बूमर्स में आ जाते हैं। वो लोग अब रिटायर हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है। एंड पीपल फ्रॉम सबब बैक टू सिटीज़, वो वापस आ रहे हैं सबब से सिटीज़ की तरफ। इसके अलावा मैनेजिंग प्लान चेंज के, जो मैनेज करना है प्लान चेंज को। सो दो गोल्स हैं प्लान चेंज के, एक तो इम्प्रूव करना एबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की, कि अडॉप्ट किया जाए चेंजेस जो है उसके एनवायरनमेंट में, और चेंज किया जाए एम्प्लॉई बिहेवियर को। और स्ट्रेटेजिक चेंज की हम बात करते हैं, सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना है स्ट्रक्चर में, साइज़ में, या फिर फंक्शनिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन की, और पर्पस होता है अचीव करना है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। सो डिग्री ऑफ चेंज की हम बात करें कि किस हद तक चेंज है, तो रेडिकल चेंज आता है जो कि मेजर एडजस्टमेंट होती है, इस तरीके से जिस तरह बिजनेस किया जाता है इनके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इंक्रीमेंटल चेंज होता है जो कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते हैं, जिस तरह ये इवॉल्व हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही है वक्त के साथ साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन जो इवॉल्व होती है वक्त के साथ साथ चेंजेस आती जाती है। टाइम ऑफ चेंज की हम बात करते हैं तो रिएक्टिव चेंज होता है, जो कि नतीजा होता है चेंजेस का एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में। और एंटिसिपेटरी चेंजेस होती है कि देखा जाता है जो बेटर तरीके हैं कि स्टे रहा जाए। रेजिस्टेंस टू चेंज, मुखालफत भी ज़ाहिर बातें होती है जब कभी भी चेंज आता है, और वो मुखालफत इसलिए भी की जाती है, वो कहते हैं कि हम नई से नई चीज़ें नहीं चाहते। जो एक वेल डॉक्यूमेंटेड फाइंडिंग है वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेंबर्स जो है ज़ाहिर बातें मुखालफत करते हैं चेंज की। रेजिस्टेंस टू चेंज नेसेसरीली तौर पे सरफेस नहीं करता स्टैंडर्डाइज वे के अंदर। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होती है, इंडिविजुअली तौर पे लोग मुखालफत क्यों करते हैं, उनकी हैबिट्स की वजह से। उनको ये भी होता है कि अगर चेंज आएगा तो उनकी जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी सिक्योर नहीं रहेगी, या और भी तरह की उनके जहनों में सिक्योरिटी चल रही है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स भी वो सोचते हैं कि उनकी सैलरी वगैरह पे क्या असर पड़ेगा। और अननोन का डर है उनको, जो असल जो ज़्यादातर लोगों के साथ मसला होता है, ये सोचते हैं कि आगे जो कुछ होगा वो क्या होगा, तो इस चीज़ से वो डर रहे होते हैं। और सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशनल जो रेजिस्टेंस होती है, मुखालफत होती है, ऑर्गेनाइजेशन उनकी नेचर के मुताबिक बहुत ही कंजर्वेटिव होती हैं और एक्टिवली तौर पे वो मुखालफत करती हैं चेंज की। और 6 मेजर सोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस के लिए। एक तो स्ट्रक्चरल इनर्शिया है, ऑर्गेनाइजेशन की बिल्ट इन मैकेनिज़्म होता है जो कि प्रोड्यूस करता है स्टेबिलिटी, और ये स्ट्रक्चरल इनर्शिया काउंटर बैलेंस के तौर पे भी एक्ट करता है सस्टेन करने के लिए स्टेबिलिटी। और लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो बनी होती है नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम से, कई सारे सब सिस्टम से। चेंजिंग वन अफेक्ट दी अदर, एक का चेंज होना दूसरे को भी अफेक्ट करता है। ग्रुप इनिशिया होता है, ग्रुप नॉर्म जो है वो एक्ट करते हैं एज अ कंस्ट्रेंट्स के तौर पर, रुकावट के तौर पर। और थ्रेट होता है एक्सपर्टीज़ को, चेंजेस होना ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न में, वो थ्रेट हो सकता है एक्सपर्टीज़ जो होती है स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स की। और जो थ्रेट होता है इस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप के ऊपर, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होती है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये जो है थ्रेट हो सकता है लॉन्ग इस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप का। और थ्रेट टू इस्टेब्लिश रिसोर्स एलोकेशन, ग्रुप्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कंट्रोल करते हैं साइजेबल रिसोर्सेज, इनके पास ज़ाहिर बात है बहुत बड़े रिसोर्सेज होते हैं, वो भी थ्रेट के तौर पे देखते हैं। वो ये देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से जो हम जो कंट्रोल कर रहे हैं कंट्रोल हमारे हाथों से चला जाएगा, तो उनको भी ज़ाहिर बात है ऐसा लगता है। अब ओवरकम किया जाए, किस तरह मुकाबला किया जाए जो मुखालफत हो रही है
चेंज की कि हमने चेंज नहीं होना है, तो उनको एजुकेट किया जाए, उनसे कम्युनिकेट किया जाए, उनको ज़ाहिरी बातें बताया जाए कि जिस चीज़ से वो डर रहे हैं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि जो चेंज आएगा इससे फ़ायदा होगा। तो अच्छी तरह से उनको समझाया जाए, उनसे कम्युनिकेट किया जाए, इन्फॉर्मेशन उन तक दी जाए, उनको तालीम दी जाए एक्चुअली चेंज के हवाले से। पार्टिसिपेशन हो, उनको भी शामिल किया जाए, फैसिलिटेशन हो, सपोर्ट हो, नेगोशिएट किया जाए, एक नेगोशिएशन करके उन तक एक म्यूचुअली एग्रीमेंट तक पहुंचा जाए, मैनिपुलेशन और कॉप्शन किया जाए, और कोई रास्ता ना हो तो फिर कोर्जन की जाए, ज़बरदस्ती भी ज़ाहिर बातें करना पड़ सकती है। सो न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क की हम बात करते हैं। सो लोगों का रोल जो है वो चेंज हो रहा है, कंट्रोल से एम्पावर तक। पहले उनको कंट्रोल किया जाता था, अब उनको कुछ एम्पावर किया जा रहा है। और जॉब प्रिपरेशन चेंजेस हो रही है, ट्रेनिंग से अब एजुकेशन तक है। पहले ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस था, अब एजुकेट किया जा रहा है। और फोकस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर एंड कंपनसेशन शिफ्ट, एक्टिविटीज़ से रिजल्ट की तरफ फोकस है कि अब रिजल्ट चाहिए हमें, एक्टिविटीज़ के बजाय अब हमें रिजल्ट चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस है। चेंज एजेंट, अब चेंज एजेंट होता है ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप होता है जो कि ऐसा ये टास्क लेता है अपने अंडर में कि इंट्रोड्यूस करे और मैनेज करे चेंज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो वाट कैन चेंज एजेंट्स चेंज, क्या चेंज एजेंट चेंज कर सकता है? तो स्ट्रक्चर को चेंज एजेंट जो है वो अल्टर कर सकता है, एक या ज़्यादा जो की एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स या इनोवेशन जो एक इंडस्ट्री के अंदर अक्सर रिक्वायर करते हैं चेंज एजेंट को कि वो इंट्रोड्यूस करें न्यू इक्विपमेंट, टूल या ऑपरेटिंग मेथड। और लोगों की हम बात करते हैं तो चेंज एजेंट हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करें एक दूसरे के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है इनकम्पेस करने के लिए एक कलेक्शन जो है प्लान चेंज इन्वेंट्रीज की, जो कि बिल्ड करती है ह्यूमनिस्टिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर, जो कि सीख करती है कि इम्प्रूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और एम्प्लॉय की जो वेल बींग होती है उसको। अब ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन टेक्निक या फिर जो इंटरवेंशन है चेंज के लिए वो क्या है? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, सर्वे फीडबैक है, प्रोसेस कंसल्टेशन है, टीम बिल्डिंग हो गई, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट और एप्रिशिएटिव इंक्वायरी हो गई। सो स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की वेलबींग को, और पोटेंशियल होता है कि अफेक्ट करें कि किस हद तक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अचीव करते हैं उनके गोल्स को भी और परफॉर्म करना हाई लेवल के ऊपर भी। सो स्ट्रेस जो है शो करता है ख़ुद को नंबर ऑफ़ वेज़ के अंदर, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल सिम्टम आ जाएगा। मैनेजिंग स्ट्रेस, अब स्ट्रेस को मैनेज की बात करें तो हाई या लो लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो सस्टेन करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, और उससे क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और इसी वजह से रिक्वायर एक्शन होता है मैनेजमेंट की तरफ से। इंडिविजुअल अप्रोचेस की बात करें तो इफेक्टिव इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज़ में शामिल इम्प्लीमेंटिंग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, इंक्रीज़ होना फिजिकल एक्सरसाइज का, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, और एक्सपेंड करना सोशल सपोर्ट नेटवर्क को। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस की बात करें तो स्ट्रेटजीज़ जो कि मैनेजमेंट चाहती है कि कंसीडर किया जाए, इसमें शामिल है इम्प्रूव्ड पर्सनल सिलेक्शन और जॉब प्लेसमेंट, यूज़ होना रियलिस्टिक गोल सेटिंग, रीडिज़ाइन होना जॉब का और ट्रेनिंग का। स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो ये जो है प्रोसीजर हैं हेल्प करने के लिए लोगों को कि वो मुकाबला करें या फिर वो रिड्यूस करें स्ट्रेस जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया जा चुका है। स्ट्रेस प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन का लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि रोक दिया जाए किसी चीज़ को, तो फोकस होता है कंट्रोल करना या एलिमिनेट करना स्ट्रेसर जो कि ज़ाहिर बातें प्रोवोक करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।